Positive attitude in life can make the world a better place to live in. And we can relate this thought with the poem Dust of Snow that is composed by an American poet Robert Frost. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी लिटरेचर बुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट है उसकी फर्स्ट पोम के बारे में बताऊंगी जो कि डस्ट ऑफ स्नो है। और ना केवल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बल्कि इसके कीवर्ड्स, इसके मेन पॉइंट्स, इसकी थीम, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, एडिशनल क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बताने वाली हूं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। सो प्लीज watch this video till the end so that you may find yourself well prepared for this poem. Life is made up of small joys, and it is through them that one can always manage to see positivity in negativity. So this is the very theme of this poem. Let's get started with the poem Dust of Snow. The poet is Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो the way a crow, जिस तरीके से क्रो ने shook down on me, हिलाकर गिराई मेरे ऊपर। क्या गिराई? The dust of snow. स्नो के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, पाउडर लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो मेरे ऊपर गिराए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और कहां से गिराए? क्रो कहां पे था? हेमलॉक ट्री पे था। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है एक धतूरे का पेड़, बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है जिस पर स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स आते हैं और इसका जो फ्रूट होता है बिटर पॉइजनस होता है। ओके, तो हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ था। उसने क्या करा? उसने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दी। अब क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट, जो वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर आकर गिरी, उसने क्या करा? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। मेरा जो मूड था, जैसा भी मूड था वो चेंज कर दिया। आगे देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा, सम पार्ट बचा लिया, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, जिसको कि मैं रिपेंटेंस में या रिग्रेट में बिता रहा था। मेरा जो दिन अभी तक जा रहा था, स्नो गिरने से पहले मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है उससे पहले जो मेरा दिन जा रहा था वो बहुत ही नेगेटिव सा जा रहा था। कुछ अच्छी फीलिंग उन्हें नहीं हो रही होगी पोएट को। तो जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तब उनको ऐसा लगा कि वो शायद कुछ अलग सी वाइब्स उनके अंदर आई, कुछ पॉजिटिविटी उनको नजर आई नेचर के थ्रू। ठीक है, तो उनका मूड चेंज हुआ तो उनका हार्ट भी, जो उनकी फीलिंग थी वो भी अंदर चेंज हुई। और उनको ऐसा लगा कि अभी तक जो मेरा दिन बर्बाद सा जा रहा था, जो मैंने रिपेंटेंस में अपना दिन बिताया था, वो शायद अब मैंने बचा लिया या बच गया। हालांकि इस पोएम में हमें ये कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये जो क्रो है उसने वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उसके ऊपर कैसे गिराई और क्यों गिराई। ये नहीं पता चल रहा है कि वो उसके ऊपर लैंड हो रहा था पेड़ के ऊपर, उसकी ब्रांच के ऊपर, या वो टेक ऑफ कर रहा था, या वो ये जो पोएम की सेटिंग है ये विंटर की है तो उसे ठंड लग रही थी तो वो शिवर कर रहा था, या वो अपने आप को उस ब्रांच पे एडजस्ट कर रहा था तो उसकी वजह से ये डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन हुई पोएट के ऊपर। ये इसमें क्लियर नहीं है। तो इस पोएम के मेन पॉइंट्स क्या हुए कि नंबर 1, एक तो इस पोएम की जो सेटिंग है वो विंटर की है। वो हमें कैसे पता लगा कि स्नो का इसमें जिक्र आया है ना, स्नो को मेंशन किया गया है तो स्नो तो विंटर में ही होती है। नंबर 2, जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे हैं। नंबर 3, वो बहुत ही सैड मूड में बैठे हैं। नंबर 4, जब वो सैड मूड में बैठे हैं तभी एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो की कुछ डस्ट गिराई, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिराए। उस इंसिडेंट से क्या हुआ? उनका जो मूड था वो चेंज हो गया, उनके हार्ट की जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई, उनकी मेंटल कंडीशन एकदम से चेंज हो गई और उन्होंने ऐसा फील किया कि मेरा वो दिन
जो कि अभी तक मैं इतना सैड फील कर रहा था, किसी बात पे उन्हें पछतावा हो रहा था, वो दिन अब बच गया, मतलब स्पॉइल होने से बच गया। कैसे बच गया कि जब उसने क्रो ने उनके ऊपर जब वो डस्ट गिराई थी स्नो की, तो उनके अंदर कुछ चेंज आया, एकदम से पॉजिटिविटी आई उनके अंदर। तो फिर उन्होंने वो नेचर की तरफ अट्रैक्ट हुए और उनका मूड चेंज हो गया। अब बात करते हैं हम राइम स्कीम की और राइमिंग वर्ड्स की। राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो देखिए। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे क्रो स्नो, मी ट्री, मतलब जो एक से साउंड करते हैं तो वो राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। यहाँ हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, ओके, तो ये हुए राइमिंग वर्ड्स। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है वो होती है राइम स्कीम, क्योंकि 10th क्लास में आके राइम स्कीम ज़्यादा पूछी जाती है। तो राइम स्कीम क्या होती है? एक पैटर्न, साउंड का जो पैटर्न होता है जो कि लाइन के एंड में होता है, तो वो जो पैटर्न है उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए क्रो लिखा है और ये स्नो लिखा है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ओके। अब क्या ये क्रो के साथ में मी साउंड कर रहा है, सेम साउंड कर रहा है? नहीं कर रहा, इसको हम मान लेते हैं बी, ओके। अब ये स्नो किसके साथ जा रहा है? क्रो के साथ जा रहा है, तो क्रो के आगे हमने क्या लिखा? ए, और मी किसके साथ है? ट्री के साथ है, तो ये हो गया बी। तो अगर आपके एग्जाम में अगर इतना एक्सट्रैक्ट आता है, ओनली 4 लाइन्स आती हैं अगर, और आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी राइम स्कीम बताइए, तो आप बताएंगे ए बी ए बी। उसको आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे ए बी, ओके। और अगर आपसे पोम की पूरी राइमिंग स्कीम पूछी जाती है तो वो कैसे बताएंगे? अब देखिए यहाँ हार्ट आया, हार्ट किसी के साथ भी नहीं जा रहा, ओके, तो इसको हम नेक्स्ट अल्फाबेट दे देंगे सी। फिर आया मूड, मूड भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो मूड के लिए हम कर देते हैं डी। पार्ट किसके साथ जा रहा है? हार्ट के साथ, तो अगेन सी, एंड रूड मूड के साथ, तो डी, ओके। तो अगर हम पूरी पोम को देखेंगे तो हम बोलेंगे इसका जो राइम पैटर्न जो इसका जाएगा वो जाएगा ए बी सी डी, ओके, राइम स्कीम जो होती है वो। और अगर केवल आपका मान लीजिए एग्जाम में ये वाला आया, ऑलराइट, केवल ये 4 लाइनें अगर आती हैं, तब आप इसका सी डी नहीं देंगे। ये सी डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं पूरी पोम को आपको बता रही हूं। अगर केवल 4 लाइनें आती हैं तो आप इन 4 लाइनों का भी जो राइमिंग स्कीम आप जो देंगे वो इसको फिर से अगेन आप ए बी ही देंगे। होप इट इज क्लियर। देख लीजिए फिर से कि अगर 4 लाइनें आती हैं तो ए बी देना है। अगर 8 की 8 आपके सामने है तब आप ए बी सी डी देंगे। अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस को। फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि सिमली, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन, ये सब होती हैं। तो इस पोएम में आपकी मेटाफर है। मेटाफर क्या होती है? जब हम किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ओके। कंपैरिजन जहां होता है वहां पर सो, लाइक, एज वर्ड नहीं होते, क्योंकि ये वर्ड सारे सिमली में होते हैं। तो मेटाफर में जब किसी का किसी के साथ कंपैरिजन होता है वह मेटाफर होता है। और यहाँ पे मेटाफर कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो में। कैसे कि स्नो को किससे कंपेयर किया गया है? डस्ट से। क्योंकि डस्ट कैसे? क्योंकि स्नो के बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, बिल्कुल पाउडर लाइक पार्टिकल्स थे, तो उसको डस्ट के साथ में कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। अब आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। तो लिटरेरी डिवाइसेस में हमारी आती है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होती है कि जब हम मतलब किसी भी लेटर कह लीजिए या कोई साउंड कह लीजिए, उसकी अकरेंस बार बार होती है, तो वो अलिट्रेशन होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हैज गिवन माई हार्ट, एच एक ही लाइन में 2 बार आया है। इन द सेम वे एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ एस और ये वाला एस, अकरेंस ये सेम लेटर की बार बार हो रही है, तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन कहलाएगा। इन्वर्शन होता है कि जब पोएट अपने उसके लिए कि उसको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो राइम देने के लिए अगर उसको वो थोड़ा बहुत फेरबदल कर देता है, उसमें ऊपर नीचे कर देता है, तो वो इन्वर्जन कहलाता है।
मतलब अपनी राइम को मेंटेन करने के लिए, पोइट्री की जो राइम है उसको मेंटेन करने के लिए अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हिला दिया जाए तो वो इन्वर्जन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि जहाँ पे वॉवल साउंड की प्रोमिनेंस होती है, मतलब वॉवल साउंड पे जोर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमें ये देखिए, शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे वॉवल ओ आ रहा है, इसकी प्रोमिनेंस है यहाँ पे, तो वो एजोनेंस में जाएगा। और लास्ट आपका आता है इंजमेंट। इंजमेंट क्या होता है कि जब आपको पूरी इस पोएम में देखिए कहीं भी पंक्चुएशन मार्क देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन में जाके अटैच होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है, तो वो उसको हम इंजमेंट बोलते हैं। बिना पंक्चुएशन मार्क के एक सेंटेंस जब दूसरे में मर्ज होता चला जाता है और कहीं भी हमें पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा है तो वो इंजमेंट कहलाता है। इस पोएम में आपको सिंबॉलिज्म भी देखने को मिलेगा। इस पोएम में 3 सिंबल्स हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है और इसको सोक्रेट्स को मारने के लिए भी यूज किया गया था, इस पॉइजन को। ओके, तो ये डेथ का सिंबल है हेमलॉक ट्री। दूसरा आता है क्रो। एज यू नो कि क्रो एक बहुत ही अगली ब्लैक बर्ड होता है जिसकी बहुत ही हार्श वॉइस होती है, उसकी साउंड जो होती है बहुत ही हार्श होती है और ये भी जो है काफ़ी इनऑस्पिशियस माना जाता है, ये भी इल ओमेन का ही सिंबल है। और थर्ड आता है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है, एक रिन्यूड लाइफ के लिए यहाँ पे यूज किया गया है डस्ट ऑफ स्नो को, फुल ऑफ एनर्जी। लेट्स सी सम क्वेश्चंस हियर। ये क्वेश्चंस आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी हैं, कुछ एडिशनल भी हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज टाइप भी आते हैं, फिलअप्स में भी आते हैं। तो उसमें आपको देखिए पहला क्वेश्चन अधिकतर जो आपको देखने को मिलता है वो आता है नेम द पोएम एंड द पोएट, कि आपको वो जो स्टैंजा दिया गया होगा उसको पहचान के आपको बताना है कि वो किस पोएम का है और उसके पोएट कौन है। ये आपको जरूर करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका whom does me refer to। इस पोएम में जो एक लाइन आई है तो वहां पर मी को रेफर किया, मी वहां पर मेंशन किया गया है, तो वो मी किसके लिए कहा गया है? जाहिर सी बात है पोएट के लिए कहा गया है, तो आप वहां पर बताएंगे कि पोएट के लिए बताया गया। पोएट का नाम भी आप मेंशन करना चाहें आप मेंशन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे कि हेमलॉक ट्री के नीचे कौन था, या हेमलॉक ट्री क्या किसका सिंबल है, या जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो किसने गिराई, किसके ऊपर गिराई। तो ये कॉमन क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, कि पोएट के मूड को किसने चेंज किया। तो जो क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर शुक डाउन करी थी उससे उनका मूड चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चेंज इन पोएट्स मूड, कि मूड में उनके क्या चेंज आया। तो उनको ऐसा लगा कि शायद उनके अंदर पॉजिटिविटी आई है ना, रिन्यूड उन्होंने अपने आप को फील किया, एनर्जी उनके अंदर आई, तो ये चेंज आया। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, कि इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो क्या मैसेज हमको देना चाहता है। यही मैसेज है कि लाइफ में छोटी छोटी खुशियां होती हैं, हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, और नेचर से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। एक्सप्लेन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, है ना। तो ये एक्सप्लेन द लाइन, आपको इसको एक्सप्लेन करना है इतनी लाइन को, कि जब उसके ऊपर, जब पोएट के ऊपर जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी तो किस तरीके से उस स्नो ने उनके दिन के कुछ पार्ट को बचा लिया था, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द स्नो चेंज द स्पीकर्स मूड फॉर द बेटर और वर्स, कि जब स्नो गिरी तो स्पीकर का जो मूड था, जो पोएट का मूड था वो चेंज हुआ, तो वो बेटर के लिए हुआ कि वर्स के लिए हुआ? ऑफ कोर्स बेटर के लिए हुआ, क्योंकि तब उन्होंने पॉजिटिविटी फील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, पोएट ने क्या बचा लिया? अपने दिन का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ अ डे। व्हाट हैड द पोएट थॉट अबाउट द डे अर्लियर, पहले वो अपने दिन के बारे में क्या सोच रहे थे, क्योंकि उनका दिन काफी सैड वो फील कर रहे थे ना, सॉरोफुल रहा था, तो वही फील कर रहे थे।
तो दिन का कुछ हिस्सा जो उनका बचा था उससे पहले के बारे में बात हो रही है, वो बताना है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस विद रेफरेंस टू द पोम, कि इस पोम के रेफरेंस में अगर हम देखें तो हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसी की तरह है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे, कि हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है, सेंट्रल आइडिया इस पोम का क्या है, हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप अगर जरूर इनको आपको करना ही करना है तो आपकी पोम बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।